जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल। आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूं जिन्हें अभी सिरसा में आए बहुत ही थोड़ा समय हुआ है, बहुत ही थोड़े समय में अपना नाम इतना बना लिया है इन डॉक्टर साहब ने। और एक ऐसे फील्ड में नाम बनाना, डॉक्टर तो हैं ही, उसके साथ ही साथ एक ऐसे फील्ड में नाम बनाना जिसके लिए अब तक सिरसा के लोग हमेशा बाहर जाना पसंद करते थे। हमेशा सिरसा के लोगों को ये होता था कि हमें ये ट्रीटमेंट सिरसा में मिलता ही नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। और ये डॉक्टर सिरसा वालों की ऑन रिक्वेस्ट वृंदावन से सिरसा लाए गए हैं और उनका नाम मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, डॉक्टर अभी पांडे, जो कि क्वालिफिकेशन से बीएमएस यानी कि आयुर्वेदाचार्य है। बीएमएस करने के बाद डॉक्टर साहब ने सीकेएस में जो महारत हासिल की है और उसी महारत के कारण इनसे हम जानेंगे कि वो ऐसा क्या ट्रीटमेंट है जिसके लिए वो एकदम से सिरसा में आते ही इतनी जल्दी इतनी फेम के साथ जाने लगे। तो आइए हम डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं डॉक्टर साहब का नाम और डॉक्टर साहब की वो ट्रीटमेंट जिसके लिए वो फेमस हैं। डॉक्टर साहब आपका नाम बताइए दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम है अभी पांडे, मैं सिरसा से हूँ। मैं बीएमएस और सीकेएस हूँ, यानी कि एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट के अंदर मैंने अपने आप को उस तरीके से डाला है कि जिससे जो पेशेंट आज से लेके और 5 साल और 10 साल जो पेशेंट अपने आप की कमजोरी, अपने आप के रोगों को बताने के अंदर क्षमता नहीं रखते थे, जो बता नहीं पाते थे कि हम पाइल से गुजर रहे हैं या हम फिस्टुला से गुजर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, चुपचाप अपने मन में रख के परेशान होना। तो उसी के बाद से मैं आज सिरसा के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस कर रहा हूँ क्षार सूत्र से। जो हमारी क्षार सूत्र विधि है चलती आ रही है, काफ़ी 1000 साल पुरानी आयुर्वेद की पद्धति से, जो चलती है हमारे सुश्रुत जी की तरफ से, उस पद्धति को मैं सिरसा के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ये क्षार सूत्र जो विधि है, जो ट्रीटमेंट है, दर्शक जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है और किन लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। कि ये क्षार सूत्र एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जो एनोरेक्टल रोगों से जूझ रहे हैं, यानी कि पाइल्स, फिस्टुला, बगंदर या जिनके रेक्टल प्रोलैप, फिशर, राइट आप सही पकड़े हैं, फिशर, ये सारी चीजों से जो गुजर रहे हैं, इनके अंदर एक लाइगेशन प्रोसीजर बोलते हैं, जिसका लाइगेशन प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं क्षार सूत्र से। क्षार सूत्र में आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं, क्षार सूत्र एक अल्कलाइन थ्रेड, यानी कि एक ऐसा थ्रेड जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पे 21 दिन तक हम उसकी कोटिंग कर रहे हैं क्षार की, जिसको हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 21 दिन तक। उसके बाद उसको एक एक्यूरेट पावर के अंदर हम रखने के बाद उस थ्रेड को हम यूज करते हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो डॉक्टर साहब जो आप ये थेरेपी में थ्रेड यूज करते हो, तो क्या ये थ्रेड हम खुद बनाते हैं या कहीं बाहर से आता है? नहीं, ये बनाने को हम खुद भी बना सकते हैं, बट उसके लिए हमें प्रॉपर सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, उसके प्रोटोकॉल्स, 21 दिन तक उसकी कोटिंग, इतना सब कुछ करना चाहो कर भी सकते हैं, हमें आता है, हम लोग करते भी थे, बट हमें आजकल ये बना हुआ मिल जाता है जी। ओके, तो इसमें मतलब स्पेशल क्या है जो दूसरे स्विचेस लगते हैं वो थ्रेड यूज करने में और इस थ्रेड में क्या स्पेशल है? क्या ये बार बार रिकरेंसिंग की जो होती है कि कोई भी सर्जरी है जैसे हर्निया प्लास्टी वगैरह, तो लोगों को दोबारा भी करानी पड़ती है, क्या एनोरेक्टल सर्जरी में ऐसे चांस नहीं होते कि ये रिकरेंस हो? ये रिकरेक्ट दोबारा भी हो जाता है। आपने सुना होगा अच्छे एमएस है जो सर्जरीज कर रहे हैं, वो ओपन कट मेथड से सर्जरी करते हैं, बट हमारे अंदर ये होता है कि हमारे जो थ्रेड की क्वालिटी है वो और चीज़ों से आयुर्वेद को इसीलिए ही अलग बनाता है कि हमारे अंदर एक अल्कलाइन प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने आपको बताया, अल्कलाइन थ्रेड में एक अल्कलाइन प्रॉपर्टी है। अल्कलाइन प्रॉपर्टी का काम ये होता है कि वो धीरे धीरे हीलिंग भी करता है और धीरे धीरे कटिंग भी करता है, यानी हीलिंग और कटिंग दोनों प्रोसीजर वो एक साथ करता है। अगर कुछ हमारे एनल स्फिंक्टर्स होते हैं, हमारे अंदर कई चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर वो कट जाए तो पेशेंट को पता नहीं लगता, मोशन कपड़ों में आ जाता है, उसको इतना सेंस नहीं होता कि भाई मेरे को अब टॉयलेट जाना है, उसको पता नहीं लगता, डायरेक्ट कपड़ों में आता है, तो वो एक खो देता है, उसको एक रिंग्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर, वो स्फिंक्टर कट जाते हैं। इसकी सेफ्टी के लिए अगर कितना भी डीप अंदर फिस्टुला हो या किसी भी तरह का हो, तो उसमें हमारा थ्रेड बिल्कुल कामयाब है और रिकरेंसी रेट हमारे थ्रेड की नहीं। ओके, तो डॉक्टर साहब ये जैसे आप प्री सर्जरी या पोस्ट सर्जरी अगर हम बात करें, तो कुछ लोग तो बोलते हैं डाइट का रोल होता है, कुछ लोग बोलते हैं डाइट का रोल नहीं होता, तो आप तो सर्जरीज कर रहे हैं, तो आप अपने पेशेंट को क्या रिकमेंड करते हैं? नहीं, मैं तो ये बात बोलूँगा कि हमारे पेशेंट की पहले दिन ओपीडी में घुसने से भी डाइट का रोल है और पेशेंट के ओपीडी और हॉस्पिटल को टाटा बाय बाय करने में भी डाइट का रोल है। अगर वो अपनी डाइट ही मेंटेन कर लेता तो उसको ये रोग होता ही नहीं। जी, जहाँ तक हम मानते हैं फिशर, फिस्टुला या पाइल्स के जो पेशेंट्स हैं, उन केसेस में क्या होता है
कि पेशेंट अगर कॉन्स्टिपेटेड ना हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, तो उसे ये प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है। हमारे पास इस तरह का कोई भी जब पेशेंट आता है तो हम उससे ये समझाते हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन अपनी दूर रखें, इसके लिए आप फाइबर रिच जो फूड है वो सारा लें, हाई प्रोटीन लें, हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा पिएं, बार बार फ्लूइड लें। तो इस तरह से जब हम उन्हें गाइड करते हैं तो पेशेंट कई बार तो चीज़ों को बहुत अच्छे से मानता है जो परेशान है, और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम जब उसे लगती है रिकवर होने लग गई है, वो फिर से पानी पीना सबसे पहले भूलता है कि वो पानी कम पीता है। जो लोग बिजी पर्सन्स हैं, एसी में बैठे रहते हैं, तो उनको प्यास का फील ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी, कि मुझे सारा दिन एसी में बैठना है, एसी गाड़ी में जाना है, ऑफिस में भी प्यास का मुझे फील नहीं होता। मुझे पानी के लिए फोन में अलार्मिंग रखनी पड़ती है, वाटर अलार्मिंग, कि भी अब पानी पीना है, एक रिमाइंडर आ जाए तो मुझे पानी याद आ जाए। तो इस तरह से मतलब क्या ऐसा करें जिससे हमें पानी पीना या हाइड्रेशन प्रॉपर रखना ये भी याद रहे, और ये हम कॉन्स्टिपेशन हो ही ना, सर्जरी की जरूरत पड़े ही ना। नहीं, अगर हम डाइट को अपने को उसी तरीके से रख लें जैसे पूजा जी ने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली इसका कॉन्स्टिपेशन के अंदर रोल रहता है, बट मैं आपको एक बार बोलूँगा, कॉन्स्टिपेशन प्लस इंडाइजेशन, ये दो चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है किसी भी एनोरेक्टल डिसीज़ होने को, किसी भी आंत की डिसीज़ होने को, सारी गैस्ट्रो की समस्याएं होने में। इस चीज़ों का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा हाथ है इन रोगों को देने में। अब बात रही इंडाइजेशन की, आपने बताया कि खाना भी नहीं प्रॉपर टाइम पे कर रहे हैं, पानी के लिए भी सेट अलार्म लगाना पड़ रहा है, और मतलब आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया के अंदर इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम पानी के लिए भी अलार्म लगा रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, जबकि हमें रील्स का तो ख्याल आ जाता है कि हमें रील्स देखनी है, अब हम बोर हो रहे हैं चलो रील चला लेते हैं, लेकिन हम पानी का ध्यान नहीं रखते। हमें किसी भी बीमारी को अगर हम वाटर थेरेपी यूज़ करते हैं या मड थेरेपी यूज़ करते हैं तो हम नेचुरल चीज़ों से ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जो चीज़ आपने बताया कि अगर डाइट फॉलो कर लें, आहार सेवन किस टाइम करना है, किस टाइम निद्रा लेनी है, मतलब सारा डे रूटीन हमारा अगर दिनचर्या सही हो जाए, डाइट के अकॉर्डिंग हो जाए, तो हम निरोगी ही रहेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन दोनों का रोल है। इंडाइजेशन की बात जब होती है ना, तो हम लोग उनको कि आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ना आए, तो हम उन लोगों को ये बताते कि आप प्रोबायोटिक्स लें। आप जितना प्रोबायोटिक्स लेंगे, आपका गट, आपके इंटेस्टाइन, आप उसका ओरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा, इतना फ्रूटफुल हो जाएगा, आप जो भी खाएंगे साथ साथ डाइजेस्ट हो जाएगा। तो कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार आप फर्मेंटेड फूड लें, जिसमें इडली, ढोकला, डोसा, ये चीजें क्या है कि आपको मतलब ये कैसे बहुत इजी स्टूल पास करने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो इस तरह से अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, कर्ड ले लें, अपने खाने में थोड़ा सा गार्लिक ले लें, बनाना को लेना शुरू कर दें जो कि फाइबर रिच भी है और आपके पेट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, ये पोटेशियम रिच भी है। तो इस तरह के थोड़े थोड़े चीज़ें जो सुपर फूड का काम करती है फूड होते हुए भी, तो ये सुपर फूड्स आपको इन बीमारियों से दूर रखते हैं। तो इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब कुछ लोगों को मिथ्स भी हैं कि पाइल्स जो है हम लोग बाहर का ही खाते हैं तो होती है, या घर का खाते हैं तो होती है, या कुछ लोग बोलते हैं रॉ फूड खाने वालों को ज़्यादा होती है कि वो कच्चा सैलेड ना खाएं। तो क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट है भी, दोनों बातें हैं। एक कंडीशन होती है हमारी हर एक चीज़ की, जैसे अगर आप देखें कि स्पाइसी फूड के लिए है, अब आप सोच के देखिए किसी पेशेंट को इंडाइजेशन तो है ही, यानी कि उसको खाना पच नहीं रहा है, वो कम से कम 5 से 6 बार मोशन जा रहा है, उसको फीलिंग हो रही है, वो फिर दोबारा मोशन जा रहा है, उसको वो चीटिंग फूड लगा रहता है पूरा दिन, खाना 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 खाना, कुछ मिल गया चलो ये खा लेते हैं, मार्केट गए गोलगप्पे खा लिए, ये खा लिए, वो खा लिए, मोमोज खा लिए, ये खा लिया, तो वो चीज़ हमेशा इंडाइजेशन को, जो उसकी अजीर्ण अवस्था है, यानी कि उसका खाना पहले पचा नहीं है, लेकिन वो उसको जो उसकी शक्ति होती है जिसको हम पाचन अग्नि बोलते हैं, वो उसको पहले ही दबा देता है, यानी कि वो अपना काम कर नहीं पा रही है, उससे पहले उसको खाना दे देता है। अब उसको खाना दे देगा, उसका प्रोसीजर हुआ नहीं, वो पूरा का पूरा खाना उसके पेट के अंदर है, तो वो इंडाइजेशन करेगा, उसको एसिडिटी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब डाइट का मेंटेन कर नहीं रहा है, फूड ले प्रॉपर नहीं रहा है, वाटर इनटेक उसका 0 है, तो इसी अवस्था के अंदर ये तो डॉक्टर साहब जैसे ये हम जब ट्रीटमेंट करते हैं क्षार सूत्रा, तो क्या ये पेनफुल भी है, या जब ये करवाते हैं तो उसके कितने दिन के बाद हम अपने वर्क पे वापस बैक टू वर्क हो सकते हैं? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर क्षार सूत्र प्रोसीजर कराते हैं तो मेरे तो जितने पेशेंट मैंने किए हैं, जो मेरे मतलब गुरु के अंडर जिसके अंतर्गत मैं सीखा हूँ, उनका तो ये प्रोटोकॉल है कि अगर आज आपकी सर्जरी हुई है तो आप 2 घंटे बाद अपना काम कीजिए,
अगर तो क्या आपका वो पेनफुल नहीं है? अब इसी से ही तो पेनफुल का वर्ड निकला कि पेनफुल नहीं होता तो वो 2 घंटे बाद अपना काम नहीं कर रहा होता, वो बेड पे डला होता है, उसकी कोई केयर कर रहा होता, आगे पीछे नारियल पानी पी लो, ये कर लो, तो वो सारी चीजें नहीं है। उसका ओके। रीजन सिर्फ ये है, एक आयुर्वेदाचार्य को पता होना चाहिए कि उसके प्री ऑपरेटिव उसको क्या स्टार्ट करना है, ऑपरेटिव के टाइम पे उसका क्या ध्यान रखना है। और एक हमारी जो टेक्निक है, मतलब मैं और चीजों से यूनिक मानता हूँ, वो मुझे मेरे गुरुओं के द्वारा मिली हुई है, जहाँ पर मैं सीखा हूँ, मेरे डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी के द्वारा मुझे दी गई है। तो क्या स्पेशल उसमें आप करते हैं कि पेशेंट मतलब फील ही नहीं कर रहा जी और वो हॉस्पिटल के बाद घर जाता ही नहीं, वो अपने काम पे चला जाता है? बिल्कुल, यही उस एक थेरेपी का यही जादू है कि उस थेरेपी के अंदर हम पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं पूजा जी। उसमें ये होता है कि पेशेंट, जैसे आपको मैं एक इंसिडेंट देता हूँ, हमारे यहाँ पे 26/11 का अटैक हुआ था। ओके। 26/11 के अंदर कसाब था, तो कसाब के मन के सबकॉन्शियस माइंड में पीछे से ये प्लॉटिंग की गई थी, ये फिक्सिंग की गई थी कि भाई अगर आपको इतने लोगों को मारना है, अगर आप नहीं मारते हो, अगर खुद मर जाते हो, तो आपको जन्नत प्राप्त होगी। ये सब ने सुना था, ये सबके साथ हुआ था। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, मुझे ये करना है, नहीं करूंगा तो उसको अपना नहीं ध्यान है कि भाई मेरे साथ क्या होगा, उसको ये होगा हाँ मेरे को तो जन्नत प्राप्त होगी। तो वैसे ही सेम चीज इसके अंदर चलती है। हम सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रिपेयर करते हैं कि पेशेंट आता है, डरा हुआ आता है, ऑपरेटिव कराने आ रहा है, हर किसी के मन में बीपी शूट कर जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, घबरा जाता है। हम पेशेंट को, हमारी जो थेरेपी है, हम कुछ नहीं करते, हम उसको बोलते काम डाउन हो जाओ, बिल्कुल आप हम पे विश्वास करो, आप आइए। आप हमको एक थेरेपी सुनाते हैं, हम उस थेरेपी को सुनाने के बाद, जो हमारी थेरेपी है, हम उसको सुनाने के बाद पेशेंट को रिलैक्स कर देते हैं। 15 मिनट बाद हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पेशेंट एक उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो वो ये सोचता है मैं हॉस्पिटल आ गया, मुझे ओटी टेबल पे लिटा लिया, मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे कट लगाएंगे, ये करेंगे, मेरे हमारे शास्त्र के केस उनको में फील ही नहीं होने देते। फील इन, उनको ये पता ही नहीं लगता कि मेरे साथ सर्जरी हो रही है या मैं ओटी टेबल पे हूँ। वो कोई पेशेंट कहीं बगीचे में आम तोड़ रहा है, या कोई किसी में भक्ति कर रहा है, या कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद जब ऑपरेशन होने के बाद हम उसको पूछते हैं, हाँ जी आपको ऑपरेट हो गया, आपको कितना दर्द हो, वो कह रहा डॉक्टर साहब अभी स्टार्ट कर दिया। तो हम सरप्राइज होते हैं कि ऑपरेशन तो हो गया, पेनफुल भी नहीं हुआ। और पोस्ट ऑपरेटिव में बस ये है, पोस्ट ऑपरेटिव में आपको ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है, पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर अगर आप 1.5 घंटे तक रेस्ट नहीं करेंगे, तो उसके बाद ब्लीडिंग या किसी तरह का कुछ होता है, तो हम 1.5 घंटे उनको ध्यान रखने के तौर पे अंडर ऑब्जर्वेशन आप रख पोस्ट लेते ऑप हैं। रखना जरूरी है हमें ड्यूरिंग प्रोटोकॉल्स। बट पेशेंट को हम यही बोलते हैं कि अगर आप जितना सिटिंग पोस्चर और जितना अपना काम, वर्किंग, योगा वगैरह जितना आप करोगे, आप उतनी जल्दी से होगा। आपको बेड रेस्टेड नहीं करोगे, अगर आप बेड रेस्टेड करोगे तो आपके लिए वो पेनफुल प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जी, जब आपके पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव मेरे पास आते हैं तो हम उनको एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स ऐड करते हैं, ओमेगा 3 रिच फूड हम उन्हें देते हैं, या फिर हम उनका थोड़ा सा सॉल्ट, मसाले, वो चीज़ें इंटेक, हम थोड़ी सी सोडियम की इंटेक उनकी कम करा देते हैं, जिससे कि उन्हें पेन या इन्फ्लामेशन इस तरह का कोई भी रिस्क ना हो। तो ओमेगा के लिए उनमें हम अलसी का, वॉलनट का, या फिर इस तरह के हम चीज़ें, जो लोग नॉन वेज लेते हैं तो उनको सैल्मन फिश या फैटी फिश का, वो सब का सेवन उन्हें बताते हैं, या थोड़ा सा फाइबर एक्स्ट्रा बताते हैं, जिससे उनका लूज स्टूल रहे और थोड़ा इजी कंफर्टेबल स्टूल रहे। और लिक्विड ज़्यादा 2 दिन हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा लिक्विड पे रहे या सेमी सॉलिड पे रहे। सेमी सॉलिड और लिक्विड पे हम रखना पसंद करते हैं। तो और हम पूजा जी आपके पास इसीलिए ही भेजते हैं क्योंकि हमें एक फेथफुल ट्रस्ट है कि अगर हम आपके पास भेज रहे हैं तो पेशेंट हमारा जो डाइट की वजह से खराब होता है, जो पोस्ट ऑप के बाद हमें दोबारा खराब होके दोबारा आता है, तो वो चीज आपकी तरफ से आप जब उसको केयर कर रहे हो, उसका डाइट प्लान बना देते हो, तो हमारे लिए भी इजी हो जाता है कि हम उसके बाद उसको तरीके से देख के फॉलो अप में बुला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कब थोड़ा सा भी इनिशियल स्टार्ट होने के बाद पेशेंट को आपसे मिल लेना चाहिए? कि कुछ बहुत सारे लोगों को एनोरेक्टल सिम्टम्स तो होते हैं, लेकिन जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि पेशेंट शाई नेचर की वजह से 5-5 साल नहीं बताता, कि उसको कुछ पेशेंट को फील होता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम तो है, किसी को इचिंग है, किसी को मस्से निकल रहे हैं, या किसी को थोड़ा थोड़ा, सबको थोड़ी बहुत कोई ना कोई दिक्कत, क्योंकि आजकल का खान पान आप समझ ही सकते हैं, जिस तरह का ऑयली फूड हम खा रहे हैं, जिस तरह का प्लेटफॉर्म फोन पे हम यूज कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो, आज लंच नहीं बना तो ऑर्डर कर दो, आज डिनर नहीं बना तो ऑर्डर कर दो। तो जो चीज़ें हम जल्दी जल्दी बहुत इजी टू रीच हो गई हैं, इजी टू हैंड हो गई हैं, तो वो चीज़ें हम खा खा के ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसमें आप जैसे डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ने लग गई। अदरवाइज तो ये पहले किसी किसी को होता था, अब तो मोस्ट कॉमन डिजीज में ये प्रॉब्लम आ गई है, और बहुत ही हर पेशेंट को ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है।
तो पेशेंट को कब ऐसा सिम्टम कोई फील हो जब उसे आपको दिखा लेना चाहिए? पेशेंट आज के टाइम पे 10 में से मैं मानूंगा 6 पेशेंट इसी चीज़ से जूझ रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारा सोना उठना, सब चीज़ें वो प्रभावित करता है। दूसरी चीज़ जो ये हम स्पाइसी चीज़ें जैसे जोमेटो से मंगा ली, स्विगी से मंगा ली, मोमोज, बर्गर, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, बहुत तरह का, पता नहीं कितने तरह का फूड है, हम उसको इनटेक कर रहे हैं। उसके बाद हमारा इंडाइजेशन हो रहा है, यानी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हर एक चीज़ हमारे साथ बीत रही है। अब आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे ये चीज़ कम इसीलिए होती थी। आज मॉडर्न टॉयलेट्स आ गए हैं, उसमें मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने बताया 10 में से 6 आधे लोगों को फिशर की दिक्कत मिलेगी। जो लोग खा रहे हैं वो पहले ही, जैसे आपने बताया कि लोग रूक्ष हो जाते हैं, यानी ड्राई हो जाते हैं, वाटर इनटेक करते नहीं हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उनका हार्ड स्टूल हो जाता है। हार्ड स्टूल आने की वजह से उनके हल्का सा एनल में कट सा हो जाता है। कट लगने की वजह से उनके अंदर से ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसको आज की भाषा में किसी को बता दिया धीरे से तो बोल देगा भाई तेरे तो पाइल्स है, मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मैं ये बिल्कुल गलत मानता हूँ, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। हालांकि वो बंदा अपनी इस चीज़ को छुपा के 5 से 10 साल नहीं बताएगा किसी को। अभी वो एक्यूट फिशर था, अब वो एक्यूट फिशर होते 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 वो क्रोनिक का रूप ले लेगा। वो क्रोनिक फिशर हो जाएगा, क्रोनिक फिशर के अंदर उसके फिर पस हो जाएगी, फिर पस बॉयल हो जाएगी, फिर उसके पस बॉयल से थ्रू रूट बन के अंदर डीप एनल फिस्टुला तक पहुंच जाता है वो पेशेंट, जिसको क्योरेबल करना बहुत मुश्किल है। आयुर्वेद के अलावा वो क्योरेबल होता ही नहीं है। उस चीज़ को उस स्टेट तक ना जाने से अच्छा, आपको जिस दिन आपको किसी तरह की कोई भी चीज़ पता लगती है थोड़ी सी, तो आप ज़रूर आके किसी आयुर्वेदाचार्य से कंसल्ट करें, डाइटिशियन से कंसल्ट करें। हो सकता है आपको डाइट चेंज करने से ही वो चीज़ें इफेक्ट मिल जाए। बिल्कुल। और अगर डाइट से नहीं मिलता तो किसी आयुर्वेदाचार्य पे आएगा, वो आपको ट्रीटमेंट देगा तो आपको वो एक्यूट को ख़त्म कर दे, आपको क्रोनिक या उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं। जी, तो डॉक्टर साहब इतनी सारी जानकारी आपने हमें एनोरेक्टल ट्रीटमेंट या फिर जो ये आपका क्षार सूत्र ट्रीटमेंट था इसके ऊपर जो दी है, और जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं वो अवेयर हुए हैं इससे, और हमें लगता है कि जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी तो उन्हें अब लगेगा कि अभी जल्दी हम लोगों को मिल लेना चाहिए बहुत अच्छे किसी आयुर्वेदाचार्य से। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।